विद्यार्थियों, यूजीसी नेट हिंदी की परीक्षा के लिए आप हमारे चैनल पर आइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। आप क्या पढ़ना चाहते हैं? टेक्स्ट को ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं या वैचारिक लेखन को पढ़ना चाहते हैं, भाषा के बारे में पढ़ना चाहते हैं, या फिर कविता कहानी जो टेक्स्ट शामिल है, चाहे राम की शक्ति पूजा हो, सरोज स्मृति हो, या फिर अकाल और उसके बाद कविता हो, या कहानियां हो, राजा निर्बंसिया कहानी जो कमलेश्वर जी की है। आप इस तरह से किस चीज़ को पढ़ना चाहते हैं, आपकी क्या रुचि है? तो अगर आप हमारे साथ इंगेज होंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, और हमें भी पता चलेगा कि आप किस तरह के विषय को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं या उसको पढ़ना चाह रहे हैं। आज की बातचीत में हम लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो निबंध आपके पाठ्यक्रम में शामिल है नेट की परीक्षा में, दिल्ली दरबार दर्पण, जो 1877 में लिखा गया था। और इत्तेफाक देखिए कि 1877 में ही अंग्रेजों ने दिल्ली में वो दरबार आयोजित किया था। अंग्रेजों ने अपनी हुकूमत भारत में स्थापित होने के बाद 3 बार दरबार लगाए थे। 1877 में पहला लगाया था, जिसमें कि ब्रिटेन की महारानी आई थी और यहाँ का वायसराय था, और उनका स्वागत करने के लिए, क्योंकि 1857 की जो क्रांति थी उससे पहले भारत का जो शासन था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। लेकिन जब इस प्रकार की स्थितियां पैदा हुई और इतना भयंकर विद्रोह हुआ, तो उससे घबरा कर, या कह सकते हैं कि उस सारी सिचुएशन को देख करके अंग्रेजों ने शासन सीधा अपने हाथ में ले लिया था। तो उसके बाद सीधा शासन ब्रिटेन से, पार्लियामेंट से गवर्न होने लगा था। तो ये दरबार हुआ था 1877 में। फिर दूसरा दरबार करवाते 1901 में दरबार करवाया था इन्होंने। मतलब दरबार में क्या होता है कि जो जितने भी इनके अधीन जो राजा महाराजा थे, सामंत जो लोग भी थे, कुल मिलाकर भारत के जितने भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से, उन सबको बुलाया। और बुला करके मतलब कि हमारा जो इतना बड़ा साम्राज्य है उसकी शान में आप कितना अधिक अपने आप को झुका हुआ महसूस करवाएं, या उस शासन के प्रति कितने वफादार है कि नहीं है, उस वफादारी को प्रदर्शित करने के लिए ही ये दरबार लगाया गया था। और अंतिम जो दरबार लगता है वो 1911 में, आपको पता है, जब अंग्रेज कलकत्ता से राजधानी दिल्ली लेकर आते हैं। तो ये जो दरबार लगाने का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें अंग्रेजों का कॉन्सेप्ट यही था कि हिंदुस्तान के जो छोटे मोटे राजा हैं या बड़े राजा हैं, ये चाहे कितने भी महान हो, लेकिन हमारा जो साम्राज्य है उसके प्रति इनका वफादार होना जरूरी है। और कहीं ना कहीं उस वफादारी की परीक्षा लेने के लिए, या उस वफादारी की परीक्षा को जांचने के लिए ही ये लगा। तो मित्रों, इस निबंध में भारतेंदु जी उसी अंग्रेजों की जो शान थी, उस सारी शान के बारे में बता रहे हैं। और हमारे यहाँ के जो राजा महाराजा जो अपने आप को बहुत महान कहते थे, वो किस तरह से उन अंग्रेज शासकों की खिदमत में या उनके सम्मान में अपनी सलामी ठोकने के लिए नई दिल्ली या दिल्ली पहुंचते हैं, उस सारे चित्रण को उन्होंने इस निबंध में अभिव्यक्त किया है। पूरे निबंध इस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है, या इसका प्रभाव ज्यादा है। तो इसमें क्या कह रहे हैं वो, ये समझिए कि एकदम आंखों देखा चित्रण है इसमें पूरा पूरा। शायद भारतेंदु ने इस प्रोग्राम को अटेंड किया, पता नहीं किया, क्योंकि वो खुद भी तो बड़े परिवार से बिलोंग करते थे, बनारस से ना। तो जय राज राजेश्वरी, जय युवराज कुमार, जय नृप प्रतिनिधि कवि, लिटन जय दिल्ली दरबार, स्नेह भरण तम हरण दो, प्रजन करण उजियार, भयो देहली दीप सोय देहली दरबार। देखिए प्रशंसा कर रहे हैं कि दिल्ली का दरबार क्या है, और युवराज की जय हो, और वहाँ के प्रतिनिधि की जय हो, सभी की जय जयकार की जा रही है। सब राजाओं की मुलाकात का हाल अलग अलग लिखना आवश्यक नहीं, क्योंकि सबके साथ वही मामूली बातें हुई। सब बड़े बड़े शासनाधिकारी राजाओं को एक एक शेरनी, एक एक रेशमी झंडा और सोने का तमगा मिला। राजाओं को सम्मान, क्योंकि देखिए बड़ी सत्ता थी ब्रिटेन की, तो राजाओं को तमगा, कुछ कुछ सम्मान देना होता है ना भाई। और ये हर सत्ता को करना होता है, जो आपके अधीन है उन्हें किस प्रकार से अपनी सत्ता के प्रति वफादार बनाए रखने के लिए कुछ न कुछ तमगा देना होता है, कुछ कुछ सम्मान देना होता है। और जिस सम्मान को कम करना और ज्यादा करना उस सत्ता के हाथ में है। तो अंग्रेजों ने भी इस सारे सिस्टम को क्रिएट किया, और अंग्रेज तो पहले ही बहुत सारे महाद्वीपों पर राज करते आए थे। उनका अपना एक सिस्टम था, उनकी अपनी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी। तो उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए
उन्हें इस बात का अच्छे से एहसास था कि यहाँ के राजाओं को किस तरह से अपने साम्राज्य के प्रति वफादार भी रखा जाए, और उन्हें इस बात का एहसास भी करवाया जाए कि तुम कितने भी बड़े हो लेकिन हमसे बड़े नहीं हो, तुम हमारे अधीन ही हो, और हमारा साम्राज्य और हम ही तुम्हारी सुरक्षा कर सकते हैं और हम ही तुम्हें बचा सकते हैं। तो वो कहते हैं ना कि एक तरफ तो आप भय भी दिखाना और एक तरफ प्रेम भी दिखाने वाली बात है। तो उन सारी चीजों के मार्फत या उन सारे दृष्टिकोणों को अगर समझेंगे तो निबंध उस यथार्थ को या उस वास्तविकता को हमारे सामने दर्ज कर रहा है कि इतना बड़ा दरबार लगाने के पीछे का कारण भी कुछ वही है। तो राजाओं को क्या दिया गया? रेशमी झंडा और सोने का तमगा मिला। झंडे अत्यंत सुंदर थे, पीतल के चमकीले मोटे मोटे झंडों पर राजेश्वरी का एक मुकुट बना था। राजेश्वरी मतलब इंग्लैंड की जो महारानी थी उनका। और एक पट्टी लगी थी जिस पर झंडा पाने वाले राजा का नाम लिखा था, और फरहरे पर जो डंडे से लटकता था, स्पष्ट रीति पर उनके शस्त्र आदि के चिन्ह बने हुए थे। झंडा और तमगा देने के समय श्रीयुक्त वायसराय ने हर एक राजा से एक वाक्य कहे, मतलब जब सम्मानित कर रहे थे तो हर एक जो राजा था जिसको बुलाया गया था उसको क्या वायसराय क्या बोलता है? मैं श्रीमती, क्योंकि वफादार तो इंग्लैंड के साम्राज्य के प्रति होना, वैसा वायसराय भी तो ब्रिटेन की हुकूमत के प्रति वफादार है ना, उसने ही तो इसको अपॉइंट किया यहाँ पर ना। तो श्रीमती महारानी की तरफ से यह खास झंडा आपके लिए देता हूँ, जो उनके हिंदुस्तान की राजेश्वरी की पदवी लेने का यादगार। मैंने कहा ना उसी समय वो हिंदुस्तान की मतलब या भारत की सर्वे सर्वा बन रही थी, ये भी था ना, क्योंकि शासन सीधा उनके साथ उनके हाथ में चला गया। यादगार रहेगा, श्रीमती का भरोसा है जब कभी यह झंडा खुलेगा आपको उसे देखते ही केवल इसी बात का ध्यान न होगा कि इंग्लिस्तान के राज्य के साथ आपकी खेरखा राजसी गिराने का कैसा दृढ़ संबंध है ना। तो कह रहे हैं कि जैसे ही आप झंडा देखेंगे तो आपको इस बात का एहसास होगा कि उस इंग्लिश साम्राज्य के साथ आपका कितना गहरा संबंध है। तो भारत के राजा महाराजाओं के लिए वो झंडा कितना महत्वपूर्ण था, वरन यह भी कि सरकार की बड़ी बड़ी भारी इच्छा है कि आपके कुल को प्रतापी प्रारब्ध यानी कि बहुत ही भाग्यशाली और अचल देखे। मैं श्रीमती महारानी हिंदुस्तान की राजेश्वरी की आज्ञा अनुसार आपको यह तमगा भी पहनाता हूँ। ईश्वर करे आप इसे बहुत दिन तक पहने और आपके बाद ये आपके कुल में बहुत दिन तक रहकर इस शुभ दिन की याद दिलावे जो इस पर छपा है ना। कुल मिलाकर वही था कि मतलब महारानी का रुतबा क्या है और आपका उनके साथ संबंध क्या है, उस एक खास तरह की जो राजसी जो सत्ता का जो चमत्कार है वो हमेशा उसके भीतर बना रहे। शेष राजाओं को उनके पद के अनुसार सोने या चांदी के केवल तमगे ही मिले। किलात के खां को भी झंडा नहीं मिला, पर उन्हें एक हाथी जिस पर 4,000 की लागत का औदा था, जड़ाऊ गहने, घड़ी, कार, चोबी, कपड़े, कम्बक कमखाब की थाना वगैरह सब मिलाकर 25,000 की चीजें तूफे में मिली। ये बात किसी दूसरे के लिए नहीं हुई थी, इसके सिवा जो सरदार उनके साथ आए थे उन्हें भी किश्तियों में लगाकर 10,000 रुपये की चीजें दी गई। प्रायः लोगों को इस बात के जानने का उत्साह होगा कि खां का रूप और वस्त्र कैसा था। मैंने कहा कि मतलब सबको अलग अलग तरह से सम्मानित किया, और कुछ राजा था खैर इसको उन्होंने कुछ मतलब झंडा वंडा नहीं दिया, लेकिन कुछ 25,000 का कुछ सामान दिया सब मिलाकर। उस जमाने का 25,000 मतलब आज का 50 लाख मानिए कम से कम। निसंदेह जो कपड़ा खां पहने थे वो उनके साथियों से बहुत अच्छा था, तो भी उनकी या उनके किसी साथी की शोभा उन मुगलों से बढ़कर न थी जो बाजार में मेवा लिए घुमा करते थे। हाँ, कुछ फर्क था, तो इतना कि लंबी घनी दाढ़ी के कारण खां साहिब का चेहरा बड़ा भयानक लगता था। उन्हें झंडा न मिलने का कारण यह समझना चाहिए कि बिल्कुल स्वतंत्र ही इन्हें आने और जाने के समय श्रीयुत वायसराय गलीचे के किनारे तक पहुंचा गए थे, पर बैठने के लिए उन्हें भी वायसराय के चबूतरे के नीचे वही कुर्सी मिली थी जो और राजाओं को। देखिए मैंने कहा ना कि वायसराय की कुर्सी उसी ऊंची थी, वो असल में मैंने कहा ना ऊंचेपन का सत्ता का जो अपना रुतबा है कि हम तुमसे कितना ऊंचे और तुम हमसे नीचे और तुम हमारे अंडर हो, जो कि कॉलोनियल सिस्टम का पूरा थ्योरी है पूरा। आपको पता ही अच्छी तरह से इसके बारे में भी कि आपकी कुर्सी नीची है क्योंकि आप हमारे अधीन है। खां साहब के मिजाज में रूखापन बहुत है। एक प्रतिष्ठित बंगाली इनके डेरे पर
मुलाकात के लिए गए थे। खां ने पूछा, क्यों आए हो? बाबू साहेब ने कहा, आपकी मुलाकात को। इस पर खां बोले कि अच्छा, आप हमको देख चुके हैं और हम आपको, अब जाइए। इतना रूखा आदमी था वो। बहुत से छोटे मोटे राजाओं की बोलचाल का ढंग भी जिस समय वे वायसराय से मिलने आए थे संक्षेप के साथ लिखने के योग्य हैं। कोई तो दूर से ही हाथ जोड़ आए और दो एक ऐसे थे कि जब एडिकांग के बदन झुकाकर इशारा करने पर उन्होंने सलाम न किया तो एडिकांग ने पीठ पकड़कर उन्हें धीरे से झुका दिया। कोई बैठकर उठना जानते ही न थे, यहाँ तक कि एडिकांग को उठो कहना पड़ता था। कोई झंडा, तमगा, सलामी और खिताब पाने पर भी एक शब्द का धन्यवाद नहीं बोल सके, और कोई बेचारे इनमें से दो ही एक पदार्थ पाकर ऐसे प्रसन्न हुए कि श्रीयुत वायसराय पर अपनी जान और माल निछावर करने को तैयार थे। सबसे बढ़कर बुद्धिमान हमें एक महात्मा दिखाई पड़े, जिनसे वायसराय ने कहा कि आपका नगर तो तीर्थ गिना जाता है, पर हम आशा करते हैं कि आप इस समय दिल्ली को भी तीर्थ के समान पाते हैं। इसके जवाब में वह बेधड़क बोल उठे कि यह जगत तो सब तीर्थों से बढ़कर है, जहाँ आप हमारे खुदा मौजूद है। उन्होंने कहा कि भारतीय राजाओं ने अंग्रेजों को ही अपना खुदा मान लिया था, क्योंकि उनको पता है कि इससे आगे हमारी औकात कुछ भी नहीं है। आज भले ही वो बड़ी बड़ी महान बातें कहें, लेकिन उनकी असलियत, उनकी वास्तविकता यही थी कि उन्हें उस ब्रिटिश हुकूमत से आगे या उससे बाहर अपनी कोई पहचान बनाने का अवसर नहीं था। उनके पास इतनी ताकत नहीं थी उसके खिलाफ जा सके, क्योंकि उनके खिलाफ जाने का मतलब था अपनी सुख सुविधाएं जो उनको ऐश आराम की जिंदगी जी रहे थे उसमें खलल पैदा होना। उस खुदा उनका वही था बस। नवाब लुहारू की भी अंग्रेजों से बातचीत सुनकर ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिन्हें हंसी न आई हो। नवाब साहिब बोलते तो बड़े धड़ाक से थे, पर उसी के साथ कायदे और मुहावरे के भी खूब हाथ पांव तोड़ते थे। कितने वाक्य ऐसे थे जिनके कुछ अर्थ ही नहीं हो सकते, पर नवाब साहिब को अपनी अंग्रेजी का ऐसा कुछ विश्वास था कि अपने मुंह से केवल अपने ही को नहीं, वरन अपने दोनों लड़कों को भी अंग्रेजी, अरबी, ज्योतिष, गणित आदि ईश्वर जाने कितनी विद्याओं का पंडित बखान गए। नवाब साहिब ने कहा कि हमने और रईसों की तरह अपनी उम्र केवल खेल कूद में नहीं गंवाई, वरन लड़कपन से ही विद्या के उपार्जन में चित्त लगाया और पूरे पंडित तथा कवि हुए। इसके सिवा नवाब साहिब ने बहुत से राजभक्ति के वाक्य भी कहे। वायसराय ने उत्तर दिया है कि हम आपकी अंग्रेजी विद्या पर इतना मुबारकबाद नहीं देते जितना अंग्रेजों के सम्मान के समान आपका चित्त होने के लिए। बोले कि आप अंग्रेजी नहीं जानते कोई बात नहीं, लेकिन हमारे सामने झुक के आप चित्त हो गए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और इसके लिए हम आपको मुबारकबाद देते हैं। फिर नवाब साहिब ने कहा कि मैंने इस भारी अवसर के वर्णन में अरबी और फारसी का एक पद्य ग्रंथ बनाया है, जिसे मैं चाहता हूँ कि किसी समय श्रीयुत को सुनाऊं। श्रीयुत ने जवाब दिया कि मुझे भी कविता का बड़ा अनुराग है और मैं आपसा एक भाई कवि ब्रदर पोर्ट देकर बहुत प्रसन्न हुआ तथा आपकी कविता सुनने के लिए कोई अवकाश का समय निकालूंगा। क्या वो कहते हैं कि हमने कोई कविता विता लिखी है तो आप सुनिए, बड़े लोगों की बात है। तो नवायस राय ने कहा ठीक है, कभी समय निकालेंगे, सुनेंगे कभी टाइम निकाल के। 29 तारीख को सबके अंत में महारानी तंजोर वायसराय से मुलाकात को आई। ये ताश का एक वस्त्र पहने थी और मुंह पर ताश का नकाब पड़ा हुआ था। इसके सिवा उनके हाथ पांव दस्ताने और मोजे से ऐसे ढके थे कि सबके जी में उन्हें देखने की इच्छा ही रह गई। महारानी के साथ में उनके पति राजा सखाराम साहिब और दो लड़कों के सिवा उनकी अनुवादक मिसेज फर्थ थी। महारानी ने पहले आकर वायसराय से हाथ मिलाया और अपनी कुर्सी पर बैठ गई। श्रीयुक्त वायसराय ने उनके दिल्ली आने पर अपनी प्रसन्नता प्रकट की और पूछा कि आप तो इतनी भारी यात्रा से अधिक कष्ट तो नहीं हुआ? महारानी अपनी भाषा की बोलचाल में बेगम भोपाल की तरह चतुर नहीं थी, इसलिए ज्यादा बातचीत मिसेज फर्थ से हुई, जिन्हें श्रीयुक्त ने प्रसन्न होकर मन भावनी अनुवादक कहा। वायसराय की किसी बात के उत्तर में एक बार महारानी के मुंह से यस निकल गया, जिस पर श्रीयुत ने बड़ा हर्ष प्रकट किया कि महारानी अंग्रेजी भी बोल सकती है। पर अनुवादक मेम साहिब ने कहा कि वे अंग्रेजी के दो चार शब्द से अधिक नहीं जानती। इस वर्णन के अंत में लिखना आवश्यक है कि श्रीयुत वायसराय लोगों से इतनी मनोहर रीति पर बातचीत करते थे जिससे सब मगन हो जाते थे और ऐसा समझते थे कि वायसराय ने हमारा सबसे बढ़कर आदर सत्कार किया। भेंट होने के बाद श्रीयुत ने हर एक से कहा कि आप से दोस्ती करके हम अत्यंत प्रसन्न हुए और तमगा पहनने के समय भी बड़े स्नेह से उनकी पीठ पर हाथ रखकर बात की, क्योंकि वायसराय था भाई हिंदुस्तान का, सबसे बड़ा मालिक वही था। तो यहाँ के जो राजा महाराजा थे
उनके लिए तो बहुत बड़ी बात थी ना। 1 जनवरी को दरबार का महोत्सव हुआ। यह दरबार जो हिंदुस्तान के इतिहास में सदा प्रसिद्ध रहेगा। एक बड़े भारी मैदान में नगर के 5 मील पर हुआ था। बीच में श्रीयुत वायसराय का षटकोण चबूतरा था, जिसकी गुंबदनुमा छत पर लाल कपड़ा चढ़ा और सुनहरा रुपला था शीशे का बना था। कंगूरे के ऊपर कलसे की जगह श्रीमती राजेश्वरी का सुनहरा मुकुट लगा था। इस चबूतरे पर श्रीयुत श्रीयुत मतलब यहाँ श्रीयुत से मतलब वायसराय से अपने सिंहासन में सुशोभित हुए थे। उनके बगल में कुर्सी पर लेडी साहिब बैठी थी और ठीक पीछे खास लोग हाथों में चैम्बर लिए और श्रीयुत के ऊपर कारचौबी छत्र लगाए खड़े थे। वायसराय के सिंहासन के दोनों तरफ 2 पेज दामन वरदान, जिसमें एक श्रीयुत महाराज जम्बू का अत्यंत सुंदर सबसे छोटा राजकुमार और दूसरा कर्नल वर्ग का पुत्र था, खड़े थे और उनके दाएं बाएं तथा पीछे मुहासिब और सेक्रेटरी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े थे। वायसराय के इस चबूतरे के ठीक सामने कुछ दूर पर उनके नीचे एक अर्धचंद्राकार चबूतरा था, जिस पर शासनाधिकारी राजा लोग और उनके मुसाहिब, मद्रास और बम्बई के गवर्नर, पंजाब, बंगाल और पश्चिमोत्तर प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर और हिंदुस्तान के कमांडर इन चीफ अपने अपने अधिकारियों समेत सुशोभित थे। इस चबूतरे की छत बहुत सुंदर नीले रंग के साटन की थी, जिसके आगे लहरियादार छज्जा बहुत सजीला लगता था। लहरिये के बीच बीच में सुनहले काम के चांद तारे बने थे। राजाओं की कुर्सियां भी नीली साटन से मढ़ी थी और हर एक के सामने वे झंडे गड़े थे जो उन्हें वायसराय ने दिए थे, और पीछे अधिकारियों की कुर्सियां लगी थी जिन पर नीली साटन चढ़ी थी। हर एक राजा के साथ एक एक पॉलिटिकल ऑफिसर भी था। इसके सिवा गारमेंट के भारी भारी अधिकारी भी वहीं बैठे थे। राजा लोग अपने अपने प्रांतों के अनुसार बैठाए गए, जिससे ऊपर नीचे बैठने का बखेड़ा बिल्कुल निकल गया था। सब मिलाकर 63 शासनाधिकारी राजाओं को इस चबूतरे पर जगह मिली थी, जिनके नाम नीचे इस प्रकार से दिए हुए हैं कि सब राजा जो अपने आप को बड़ा कहते थे कि हमको ज्यादा रुतबा मिला हुआ, हम तो बड़े हैं, हम तो बड़े हैं, उन सबको अंग्रेजों ने एक साथ बैठा दिया ताकि ऊंच नीच का भेदभाव ही खत्म हो जाए। आपस में जो लड़ते रहते हैं कि हमारा रुतबा ऊंचा है, भिंडर कहता कानोड़ ऊंचा, कानोड़ कहता भिंडर ऊंचा है। तो इस सारे समस्या को खत्म करने के लिए इन्होंने क्या किया कि सबको एक ही जगह बैठा दिया। कौन कौन से राजा राजा कहाँ कहाँ के राजा आए थे उसके बारे में बता लिखा उन्होंने। महाराज अजयगढ़, बड़ौदा, बिजावर, भरतपुर, चरखारी, दतिया, ग्वालियर, इंदौर, जयपुर, जम्मू, जोधपुर, करौली, किशनगढ़, पन्ना, मैसूर, रीवा, उच्च महाराज महाराणा उदयपुर, महारा महाराजा अलवर, बूंदी, महाराज राणा झालावाड़, राणा धौलपुर, राजा बिलासपुर, बमरा, बिरोंदा, छब्बा, छतरपुर, देवास, धार, फिरोज, फरीदकोट, जिंद, खरौंद, कुच बिहार, मंडी, नामा, नाहन, राजपीपला, रतलाम, समथर, सुकेत, टिहरी, राव जिगरी, जिगनी, टोरी, नवाब टोंक, पटौदी, मलेरकोटला, लुहारू, जूनागढ़, जोरा, दुलाना, बहावलपुर, जागीरदार, आलीपुरा, बेगम भोपाल, निजाम हैदराबाद, सरदार कलसिया ठाकुर साहिब, भावनगर, मुरवी, पिपलोदा, जागीरदार, पालदेव, मीर खेरपुर, महंत कोंदका, नंदनाम और जामनगर। वायस ये सारे के सारे जो दरबार में जो लोग आते हैं इनके, उनको अंग्रेजों ने बुलाया था और सब बराबर थे। तो इस तरह से इतने सारे रजवाड़ों को बुलाया था और उनको सबको एक ही साथ बैठा करके अंग्रेजों ने, कह सकते हैं कि उनके बीच का जो फर्क था ना, हायरार्की और हेजेमनी, उसको जैसे खत्म ही कर दिया उन लोगों ने। वायसराय के सिंहासन के पीछे परंतु राजसी चबूतरे की अपेक्षा उससे अधिक पास धनुषखंड के आकार की 2 श्रेणियां चबूतरों की ओर बनी थी, जो 10 भागों में बांट दी गई थी। इन पर आगे की तरफ थोड़ी सी कुर्सियां और पीछे सीढ़ीनुमा बेंचें लगी थी, जिन पर नीला कपड़ा मढ़ा था। यहाँ ऐसे राजाओं को जिन्हें शासन का अधिकार नहीं है, दूसरे सरदारों, रईसों, समाचार पत्रों और संपादकों और यूरोपियन तथा हिंदुस्तानी अधिकारियों को जो गवर्नमेंट के नेवते से आए थे। अब इसमें कुछ दूसरा जगह भी लगाई थी जहाँ कुछ कुछ जो मीडिया के लोग थे, बाकी तमाम लोगों को भी उन्होंने, जो रईस थे, उनके अलग जो मित्र थे, उन सबको बुलाया अंग्रेजों ने।
हिंदुस्तानी अधिकारियों को जो गवर्नमेंट के न्योते से आए थे या जिन्हें तमाशा देखने के लिए टिकट मिले थे, बैठने की जगह दी गई थी। ये 3000 के लगभग होंगे, 3000 लोगों को अलग से बुलाया था। किलात के खां, गोवा के गवर्नर जनरल, विदेशी राजदूत, बाहरी राज्यों के प्रतिनिधि समाज और अन्य देश संबंधी कांसल लोगों की कुर्सियां भी श्रीयुत वायसराय के पीछे सरदारों और रईसों की चौकियों के आगे लगी थी। दरबार की जगह दक्षिण तरफ 15,000 से ज्यादा सरकारी फौज हथियार बांधे लेस खड़ी थी। अब देखिए कि 15,000 की फौज भी उन्होंने लगा के रखी थी वहां पर, जो एकदम बिल्कुल तैयार थी हथियार लेकर के। उत्तर तरफ राजा लोगों की सजी पलटने भांति भांति की वर्दी पहने और चित्र विचित्र शस्त्र धारण किए परा बांधे खड़ी थी। इन सब की शोभा देखने से काम रखती थी। इसके सिवा राजा लोगों के हाथियों के परे जिन पर सुनहली अमारियां कसी थी और कारचोबी झूले पड़ी थी, तोपों की कतार, सवारों की नंगी तलवारें और भालों की चमक, फरों का उड़ना और 2 लाख के लगभग तमाशा देखने वालों की भीड़, और कम से कम पब्लिक 2 लाख थी उसमें, जो मैदान में डटी थी, ऐसा समा दिखलाती थी जिसे देख देख जो जहां था वहीं हक्का बक्का खड़ा रह जाता था। वायसराय के सिंहासन के दोनों तरफ हारलैंडर लोगों की गार्ड ऑफ ऑनर और बाजे वाले थे। बाजे वाले जो आजकल भारत सरकार के पास अपने होते हैं, आप जानते हैं राष्ट्रपति भवन में जो बजाते हैं, तो वो सारी सुविधाएं इनके पास भी थी, सब कुछ करना ही था इनको तो, क्योंकि इंग्लैंड का जो अपना शासन था उसका प्रोटोकॉल था ना, उस प्रोटोकॉल को ये लोग फॉलो कर रहे थे। अधिकारी राजाओं के चबूतरों पर जाने के जो रास्ते बाहर की तरफ थे, उनके दोनों ओर भी गार्ड ऑफ ऑनर खड़े थे। पौने 12 बजे तक सब दरबारी लोग अपनी अपनी जगहों पर आ गए। ठीक 12 बजे श्रीयुत वायसराय की सवारी पहुंची और धनुष खंड आकार के चबूतरों की श्रेणियों के पास एक छोटे से खंबे के दरवाजे पर गहरी ठहरी सवारी पहुंचते ही बिल्कुल फौज ने शस्त्रों से सलामी उतारी पर तोपें नहीं छोड़ी गई। खंबे में श्रीयुत ने जाकर स्टार ऑफ इंडिया के परम प्रतिष्ठित पद के ग्राउंड मास्टर का वस्त्र धारण किया। यहाँ से श्री श्रीयुत राजसी छत्र तले अपने राज सिंहासन की ओर बढ़े। श्री लेडी लिटन श्रीयुत के साथ थी और दोनों दामन बरदार बालक, जिनका हाल ऊपर लिखा गया है, पीछे दो तरफ से दामन उठाए हुए थे। श्रीयुत के चलते ही बंदी जन हेरल्ड लोगों ने अपनी तुरहियां एक साथ बहुत मधुर रीति पर बजाई और फौजी गाने से ग्रांड मार्च बजने लगा। जब श्रीयुत राज सिंहासन सिंहासन वाले मनोहर चबूतरे पर चढ़ने लगे और ग्रांड मार्च का बाजा बंद हो गया और नेशनल एंथम अर्थात गॉड सेव द क्वीन ईश्वर महारानी को चिरंजीवी रखे, ने कहा ना कि वो सब कुछ क्या हो रहा था कि महारानी के लिए हो रहा, महारानी के मान सम्मान में हो रहा था, क्योंकि वो रहेगी तो सब कुछ रहेगा, का बाजा बजने लगा और गार्ड्स ऑफ ऑनर ने प्रतिष्ठा के लिए अपने शस्त्र झुका दिए। जो राजकीय जो सम्मान होता है इसको गार्ड ऑफ ऑनर बोलते हैं ना। जो ही श्रीयुत राज सिंहासन पर सुशोभित हुए, बाजे बंद हो गए और सब राजा महाराजा जो वायसराय के आने के समय खड़े हो गए थे बैठ गए। इसके पीछे श्रीयुत ने मुख्य बंदी चीफ हेरल्ड को आज्ञा दी कि श्रीमती महारानी के राजेश्वरी की पदवी लेने के विषय में अंग्रेजी में राजाज्ञा पत्र पढ़ो। यह आज्ञा होते ही बंदी जनों ने जो दो पांति में राज सिंहासन के चबूतरे के नीचे खड़े थे तूरी बजाई और इसके बंद होने पर मुख्य बंदी ने नीचे की सीढ़ी पर खड़े होकर बड़े ऊंचे स्वर में राजा आज्ञा पत्र पढ़ा, जिसका उल्था है। अब जो राजा का जो आदेश का जो पत्र था उसको किस प्रकार से वो पढ़ता है और उसका मतलब क्या वो बता रहे हैं। महारानी विक्टोरिया ऐसी अवस्था में है कि हाल में पार्लियामेंट की जो सभा हुई है उसमें एक एक्ट पास हुआ है जिसके द्वारा परम कृपालु महारानी को यह अधिकार मिला कि यूनाइटेड किंगडम और उसके अधीन देशों की राज संबंधी पदवियों और प्रशस्तियों में श्रीमती जो कुछ चाहे बढ़ा ले। और इस एक्ट में यह भी वर्णन है कि ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड, देखिए ब्रिटेन और आयरलैंड एक ही था ना पूरा, बाद में अलग हो गया आयरलैंड, लेकिन उसमें एक ही था कि एक मिल जाने के लिए जो नियम बने थे उनके अनुसार भी अधिकार मिला कि यूनाइटेड किंगडम और उसके अधीन देशों की राज संबंधी पदवी और प्रशस्ति इस संयोग के पीछे वही होगी जो श्रीमती ऐसे आज्ञा राजाज्ञा पत्र के द्वारा प्रकाशित करेगी, जिस पर राज की मुहर छपी रहे। और इस एक्ट में यह भी वर्णन है कि ऊपर लिखे हुए नियम और उस राज आज्ञा पत्र के अनुसार जो 1 जनवरी 1801 को राजसी मुहर होने के बाद प्रकाशित किया गया
हमने ये पदवी ली। विक्टोरिया ईश्वर की कृपा से ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के संयुक्त राज्य की महारानी स्वधर्म रक्षिणी। और इस एक्ट में यह भी वर्णन है कि उस नियम के अनुसार जो हिंदुस्तान के उत्तम शासन के हेतु बनाया गया था, हिंदुस्तान के राजा का अधिकार जो उस समय तक हमारी ओर से ईस्ट इंडिया कंपनी को सुपुर्द था, अब हमारे निज अधिकार में आ गया और हमारे नाम से उसका शासन होगा। इस नए अधिकार की हम कोई विशेष पदवी लें, और इन सब वर्णनों के अनंतर इस एक्ट में यह नियम सिद्ध किया गया कि ऊपर लिखी गई बात के स्मरण निमित्त हमने अपने मुहर किए हुए राजाज्ञा पत्र के द्वारा हिंदुस्तान के शासन का अधिकार अपने हाथ में ले लिया। हमको यह योग्यता होगी कि यूनाइटेड किंगडम और उसके अधीन देशों की राज संबंधी पदवियों और प्रशस्तियों में जो कुछ उचित समझे बढ़ा लें। इसलिए अब हम अपने प्रीवी काउंसलिंग की सहमति के योग्य समझकर यह प्रचलित और प्रकाशित करते हैं कि आगे को यहाँ जहाँ सुगमता के साथ हो सके सब अवसरों में और संपूर्ण राजपत्रों पर जिसमें हमारी पदवियां और प्रशस्तियां लिखी जाती है, सिवाय सनद, कमीशन, अधिकारदायक पत्र, दान पत्र, आज्ञा पत्र, नियोग पत्र और इसी प्रकार के दूसरे पत्रों के जिनका प्रचार यूनाइटेड किंगडम के बाहर नहीं है, यूनाइटेड किंगडम उनके अधीन देशों की राज संबंधी पदवियों में नीचे लिखा हुआ मिला दिया जाए, अर्थात लैटिन भाषा में इंडियाई एम्प्रेटिक्स हिंदुस्तान की राजेश्वरी और अंग्रेजी भाषा में एम्प्रेस ऑफ इंडिया, यानी कि वो भारत की महारानी हो गई पूरी तरह से। और कह रहे हैं कि मतलब अब वो जो चाहे कि राजाओं को पदवी देना देना सब उसके अधिकार उनके पास होंगे, और एक नया फॉर्मेट वो लोग शुरू कर रहे हैं। हमारी ये इच्छा और प्रसन्नता है कि उन संबंधी राजपत्रों में जिनका वर्णन ऊपर हुआ है नई पदवी न लिखी जाए। हमारी यह भी इच्छा और प्रसन्नता है कि सोने, चांदी और तांबे के सब सिक्के जो आजकल यूनाइटेड किंगडम में प्रचलित है और नीति विरुद्ध नहीं गिने जाते हैं, और इसी प्रकार तथा आकार के दूसरे सिक्के जो हमारी आज्ञा से अब छप छापे जाएंगे, हमारी नई पदवी लेने से भी नीति विरुद्ध न समझे जाएंगे, और जो सिक्के यूनाइटेड किंगडम के अधीन देशों में छापे जाएंगे और जिनका वर्णन राजा आज्ञा पत्रों में उन जगहों के नियमित और प्रचलित द्रव्य करके किया गया है जिन पर हमारी संपूर्ण पदवियां प्रशस्तियां या उनका कोई भाग रहे, और वे सिक्के जो राजा आज्ञा पत्र के अनुसार छापे और चलाए जाए इस नई पदवी के बिना भी उस देश के नियमित और प्रचलित द्रव्य समझे जाएंगे। कह रहे हैं कि अब जो कुछ हम शुरू करेंगे वो सब कुछ हमारे हिसाब से चलेगा, जब तक कि इस विषय में हमारी कोई दूसरी प्रसन्नता न प्रकट की जाएगी। हमारी विंडसर की कचहरी में 28 अप्रैल को 1876 यानी 1874 के सन में हमारे राज के 39वें बरस में प्रसिद्ध किया गया है। ईश्वर महारानी को चिरंजीव रखे, यानी कि ईश्वर महारानी को हमेशा अमर रखे धरती पर। जब चीफ हेराल्ड राजाज्ञा पत्र को अंग्रेजी में पढ़ चुका तो हेराल्ड लोगों ने फिर तुरही बजाई। इसके पीछे फॉरेन सेक्रेटरी ने उर्दू में तर्जुमा पढ़ा, फिर इसको उर्दू में पढ़ा। उसको इसके समाप्त होते ही बादशाही झंडा किया गया और तोपखाने से जो दरबार के मैदान में मौजूद था 101 तोपों की सलामी दी गई। देखिए महारानी थी तो 101 तोपों की सलामी दी गई। फिर उन्होंने आदेश पढ़ा अपना कि साम्राज्य इस तरह से चलेगा और हमारी पदवी कैसे चलेगी, ये सारा बात उन्होंने कहा उसमें कि अब जब तक हम कोई नया आदेश नहीं देंगे तब तक ये सारा आदेश चलेगा, और उसमें जो भी हमारे अधीन है उनको ये जो हमारा साम्राज्य का जो प्रतीक है उसी के हिसाब से सारे सिक्के छापने होंगे और सारी चीजें करनी होंगी। तब फिर बाढ़ छूटी और नेशनल एंथम का बाजा बजने लगा। इसके अनंतर श्रीयुत वायसराय समाज को एड्रेस करने के विपरीत से खड़े हुए। श्रीयुत वायसराय के खड़े होते ही सामने के चबूतरे पर जितने बड़े बड़े राजा लोग और गवर्नर आदि अधिकारी थे खड़े हो गए, पर श्रीयुत ने बड़े आदर के साथ लोगों को दोनों हाथों से हिंदुस्तानी रीति पर कई बार सलाम करके सब से बैठ जाने का इशारा किया। यह काम श्रीयुत का जिससे हम लोगों की छाती दूनी हो गई। पायोनियर सरी के अंग्रेजी के संपादकों को बहुत बुरा लगा, जिनकी समझ में वायसराय का हिंदुस्तानी तरह पर सलाम करना बड़े हेठई और लज्जा की बात थी। खैर यह तो इन अंग्रेजी अखबार वालों की मामूली बात है। श्रीयुत वायसराय ने जो उत्तम एड्रेस पढ़ा उसका तर्जुमा हम नीचे, उसका तर्जुमा नहीं उसका अनुवाद दे रहे हैं, क्योंकि अंग्रेजी में पढ़ा था उसने ना, तो उसका तर्जुमा क्या, उसका क्या मतलब बता रहा हूँ। सन 1858 ईस्वी के नवंबर की श्रीमती महारानी की ओर से एक इश्तिहार हुआ जिसमें हिंदुस्तान के रईसों और प्रजा को श्रीमती की कृपा का विश्वास कराया गया, जिसको उस दिन से आज तक वे लोग राज संबंधी बातों में बड़ा अनमोल प्रमाण समझते हैं। और प्रतिज्ञा एक ऐसी महारानी की ओर से हुई जिन्होंने आज तक अपनी
बात को कभी नहीं तोड़ा, इसलिए हमें उनके मुंह से फिर उनका निश्चय करना व्यर्थ है। 18 बरस की लगातार उन्नति ही उनको सत्य करती है, और ये हमारी समागम उनके पूरे उतरने का प्रयत्न प्रमाण है। इस राज के रईस और प्रजा जो अपनी अपनी परंपरा की प्रतिष्ठा निर्विघ्न भोगते रहे, जिनकी उचित लाभों की उन्नति के यत्न में सदा रक्षा होती रही है। वो कह रहा है कि जो जितने भी हिंदुस्तान के राजा महाराजा हैं, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली, तो वो अपनी सारी सुख सुविधाएं भोग रहे हैं और अपनी परंपरा का आनंद भी ले रहे हैं। और आप उस दौर का भारतीय इतिहास देखेंगे, जो कि हिंदुस्तान के जो राजा महाराजा थे, उनकी जिंदगी में बड़ा आराम था, क्योंकि युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। बस टैक्स लेना है इधर से जनता से लेकर के अंग्रेजों को दे देना है, तो रंग महलों में नाच रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, अपना कोई टेंशन का काम ही नहीं था। तो इसलिए भी इन लोगों ने उस जीवन को चुना, और तब जनता पर और अधिक शोषण बढ़ता चला गया। उनके वास्ते सरकार की पिछले समय की उदारता और न्याय आगे के लिए पक्की जमानत हो गई है। अब सरकार ने उनको पूरा परमिशन दिया कि ठीक है, तुम हमारे अधीन रहो और टैक्स देते रहो, बस बाकी तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। हम लोग इस समय श्रीमती महारानी के राजेश्वरी की पदवी लेने का समाचार प्रसिद्ध करने के लिए इकट्ठे हो गए। अब ये क्यों हुआ था प्रोग्राम, कि राजेश्वरी की पदवी दी जा रही महाराष्ट्र महारानी को, राज राजेश्वरी बन रही है वो। और जहां महारानी के प्रतिनिधि होने की योग्यता से मुझे आवश्यक है कि श्रीमती के उस कृपायुक्त अभिप्राय को सब पर प्रकट करूं, जिसके कारण श्रीमती ने अपने परंपरा की पदवी और प्रशस्ति में एक पद और बढ़ाया। पृथ्वी पर श्रीमती महारानी के अधिकार में जितने देश, जिनका विस्तार भूगोल और 7वें भाग से कम नहीं है, और जिसमें 30 करोड़ आदमी बसते हैं। कितने लोग थे उसमें, उनके साम्राज्य के अधीन 30 करोड़ आदमी थे कम से कम। उनमें से इस बड़े और प्राचीन राज के समान श्रीमती किसी दूसरे देश पर कृपा दृष्टि नहीं रखती, लेकिन हिंदुस्तान उसमें बहुत बड़ा था, तो उसका अलग ही मतलब था। सब जगह और सदा इंग्लिस्तान के बादशाहों की सेवा में प्रवीण और परिश्रमी सेवक रहते हुए, परंतु उनसे बढ़कर कोई पुरुषार्थी नहीं हुए, जिनकी बुद्धि और वीरता से हिंदुस्तान का राज सरकार के हाथ लगा और बराबर अधिकार में बना रहा। इस कठिन काम में, जिसमें श्रीमती की अंग्रेजी और देशी प्रजा दोनों ने मिलकर भली भांति परिश्रम किया, श्रीमती के बड़े बड़े स्नेही और सहायक राजाओं ने भी शुभ चिंतन के साथ सहायता दी। और स्पष्ट कह रहा है कि इस साम्राज्य को बनाने में जहाँ हमारे लोग थे, वहाँ हिंदुस्तान के लोगों ने भी हमारी पूरी मदद की, इसीलिए हम इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर पाए। जिनकी सेना ने लड़ाई की मेहनत की और जीत में श्रीमती की सेना का साथ दिया, जिनकी बुद्धिपूर्वक सत्यशीलता के कारण मेल के लाभ बढ़े रहे और फैलते गए, जिसका यहाँ आज वर्तमान होना, जो कि श्रीमती के राजा राजेश्वरी की पदवी लेने का शुभ दिन है, इस बात का प्रमाण है कि वे श्रीमती के अधिकार की उत्तमता में विश्वास रखते हैं और उनके राज में उनका में एका बने रहने में अपना भला समझते हैं। मैंने कहा कि यहाँ इंग्लैंड की महारानी अब एक पदवी ले रही थी बड़ी, राज राजेश्वरी की, और यहाँ इस बात को पूरी तरह से स्थापित कर दिया गया था कि अंग्रेज जो हिंदुस्तान के जितने भी जो राजा थे, वो अंग्रेजों के अधीन आ गए थे, और वो अपना भला अच्छा इस साम्राज्य के बने रहने में समझ रहे थे, और इस साम्राज्य के प्रति उनको हमेशा वफादार रहना है। श्रीमती महारानी इस राज को, जिसे उनके पुरखों ने प्राप्त किया और श्रीमती ने दृढ़ किया, एक बड़ा भारी पैतृक धन समझती है, जो रक्षा करने और अपने वंश के लिए संपूर्ण छोड़ने के योग्य है, और उस पर अधिकार रखने से अपने ऊपर पर करते हुए जानती है कि अपने बड़े अधिकार को इस देश की प्रजा की भलाई के लिए, यहाँ के रईसों के हकों पर पूरा पूरा ध्यान रखकर काम में लावे। इसलिए श्रीमती का राजसी अभिप्राय है कि अपनी पदवियों पर एक और ऐसी पदवी बढ़ाए, जो आगे सदा वो हिंदुस्तान के सब रईसों और प्रजा के लिए इस बात का चिन्ह हो कि श्रीमती की और उनके लाभ एक है, और महारानी की ओर राजभक्ति और शुभ चिंतक होने उचित है। विरासती घरानों की श्रेणियां, जिनका अधिकार बदल देने और देश की उन्नति करने के लिए ईश्वर ने अंग्रेजी राज्य को यहाँ जमाया। मैंने कहा ना कि अंग्रेज इस बात को लगातार कहते रहे कि हमें ईश्वर ने एक काम दिया है कि हम यहाँ के साथ हिंदुस्तान को एक सभ्य कंट्री बनाए, इसीलिए हम यहाँ राज करने के लिए आए, हमको यहाँ ऐसे ही नहीं आ गए। प्राय अच्छे और बड़े बादशाहों ने खाली न थी, परंतु उनके उत्तराधिकारियों के राज्य प्रबंध से उनके राज्य के देशों में मेल न बना रह सका। सदा आपस में झगड़ा होता रहा और अंधेरा मच रहा। निर्बल लोग बलि के शिकार थे और बलवान अपने मत के। इस प्रकार आपस की काट मार और भीतरी झगड़ों के कारण जड़ से हिलकर और निर्जीव होकर तैमूर लंग का भारी घराना अंत में मिट्टी में मिल गया हो।
उसके नाश होने का कारण यह था कि उसने पश्चिम के देशों की उन्नति न हो सकी। आजकल ऐसी राजनीति के कारण, जिससे सब जात और सब धर्म के लोगों की समान रक्षा होती है, श्रीमती की हर एक प्रजा अपना समय निर्विघ्न सुख से काट सकती है। सरकार के संभाव के कारण हर आदमी बिना किसी रोक टोक के अपने धर्म के नियमों और रीतियों का को बरत सकता है। सरकार ने कहा कि हम बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से पूरा प्रोसेस चला रहे हैं और आपस में लड़ने झगड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। हर धर्म के लोगों को उनकी अपनी पूरी परंपरा का निर्वाह करने की पूरी आज़ादी है। तो इस तरह से अंग्रेज इस बात को लगातार स्थापित कर रहे थे कि भाई हम तो तुम्हारे कल्याण के लिए ही हिंदुस्तान में आए हैं, बाकी हमें क्या पड़ी थी आने की। अभिप्राय किसी को मिटाने या दबाने का नहीं है, वरन रक्षा करने और अच्छी राह बतलाने का। सारे देश की शीघ्र उन्नति और उसके सब प्रांतों का दिन पर दिन वृद्धि होने से अंग्रेजी राज के फल सब जगह प्रत्यक्ष दिखाई पड़ते हैं। हे अंग्रेजी राज के कार्यकर्ता और सच्चे अधिकारी लोग, ये आप ही लोगों के लगातार परिश्रम का गुण है कि ऐसे ऐसे फल प्राप्त हैं कि सबके पहले और आप ही लोगों पर मैं इस समय श्रीमती और की ओर से उनकी कृतज्ञता और विश्वास को प्रकट करता हूँ। आप लोगों ने इस राज की भलाई के लिए उन प्रतिष्ठित लोगों से जो आपके पहले कामों पर नियत थे किसी प्रकार कम कष्ट नहीं उठाया और आप लोग बराबर ऐसे साहस परिश्रम और सच्चाई के साथ अपने तन मन को अर्पण करके काम करते रहे, जिससे बढ़कर कोई दृष्टांत इतिहास में न मिलेगा। तो अंग्रेज पूरी तरह से, मैंने कहा, एक तरफ तो अपने शासन का रुतबा भी बता रहे हैं और एक तरफ यहाँ के लोगों को सांत्वना भी दे रहे हैं कि आपने बहुत परिश्रम किया है, बहुत मेहनत की है, तभी जाकर ये सब कुछ संभव हो पाया है। कीर्ति के द्वार सबके लिए नहीं खुले हैं, परंतु भलाई करने का अवसर सब किसी को जो उसकी खोज रखता हो मिल सकता है। ये बात प्राय कोई गवर्नमेंट नहीं कर सकती कि अपने नौकरों के पदों को जल्द जल्द बढ़ाती जाए, परंतु मुझे विश्वास है कि अंग्रेजी सरकार की नौकरी में कर्तव्य का ध्यान और स्वामी की सेवा में तन मन को अर्पण कर देना, ये दोनों बातें निज प्रतिष्ठा और लाभ की अपेक्षा ज्यादा बढ़कर समझी जाएगी। ये बात सदा से होती आई और होती रहेगी कि इस देश के प्रबंध के बहुत से भारी भारी और लाभदायक काम प्राय बड़े बड़े प्रतिष्ठित अधिकारियों ने नहीं किए हैं, वरन जिले के उन अफसरों जिनके धैर्यपूर्वक चतुराई और साहस का संपूर्ण प्रबंध का अच्छा उतरना सब प्रकार अधीन है। श्रीमती की ओर से राजकाज संबंधी और सेना संबंधी अधिकारियों के विषय में मैं जितनी गुण ग्राहकता और प्रशंसा प्रकट करूं थोड़ी है, क्योंकि ये तमाम हिंदुस्तान में ऐसी सूक्ष्म और कठिन कामों को अत्यंत उत्तम रीति पर करते रहे हैं और करते हैं, जिनसे बढ़कर सूक्ष्म और कठिन काम सरकार अधिक से अधिक विश्वास पात्र मनुष्य को नहीं सौंप सकती। हे राजकाज संबंधी और सेना संबंधी अधिकारियों, जो कमसीनी और इतने भारी जिम्मे के कामों पर मुकर्रर होकर बड़े परिश्रम चाहने वाले नियमों पर तन मन से चलते हो और निज पौरुष से उस जातियों के बीच राज्य प्रबंध के कठिन काम को करते हो, जिनकी भाषा धर्म और रीतें आप लोगों से भिन्न है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अपने अपने कठिन कामों को दृढ़ परंतु कोमल रीति पर करने के समय आपको इस बात का भरोसा रहे कि जिस समय आप लोग अपने जाति की बड़ी कीर्ति को थामे हुए हैं और अपने धर्म के दयाशील आज्ञाओं को मानते हैं, उसी के साथ आप इस देश के सब जाति और धर्म के लोगों पर उत्तम प्रबंध के अनमोल लाभों को फैलाते हैं। तो वो सारा प्रशंसा कर रहा है यहाँ के लोगों का, कितना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, उन्होंने किस प्रकार से अपना काम किया है। उस पश्चिम की सभ्यता के नियमों की बुद्धिमानी के साथ फैलाने के लिए, जिससे इस बाहरी राज का धन बराबर बढ़ता गया। हिंदुस्तान पर केवल सरकारी अधिकारियों का एहसान नहीं है, वरन यदि मैं इस अवसर पर श्रीमती की इस यूरोपियन प्रजा जो हिंदुस्तान में रहती है पर सरकारी नौकर नहीं है, इस बात का विश्वास कराऊं कि श्रीमती उन लोगों की केवल उस राजभक्ति की ही गुण ग्राहकता नहीं करती जो वे लोग उनके और उनके सिंहासन के साथ रखते हैं, किंतु उन लाभों को भी जानती और मानती है जो उन लोगों के परिश्रम से हिंदुस्तान को प्राप्त होते हैं। और मैं अपनी पूज्य स्वामिनी के विचारों को अच्छी तरह न वर्णन करने का दोषी ठहराऊंगा, इस अभिप्राय से कि अपने राज के इस उत्तम भाग को प्रजा को सरकार की सेवा या निज की योग्यता के लिए गुणग्राहकता दिखाने का विशेष अवसर मिले। श्रीमती ने कृपा पूर्वक केवल स्टार ऑफ इंडिया के परम प्रतिष्ठित पद वालों और ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश इंडिया के अधिकारियों
की संख्या ही में थोड़ी सी बढ़ती नहीं की, किंतु इसी हेतु एक बिल्कुल नया पद और नियत किया है, जो ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर कहलाएगा। ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर। हे हिंदुस्तान की सेना के अंग्रेजी और देशी अफसर और सिपाहियों, आप लोगों ने जो भारी भारी काम बहादुरी के साथ डट बढ़कर सब अवसरों पर किए और इस प्रकार श्रीमती की सेना की युद्ध कीर्ति को थामे रहे, उसका श्रीमती अभिमान के साथ स्मरण करती है। श्रीमती इस बात पर भरोसा रखकर कि आगे को भी सब अवसरों पर आप लोग उसी तरह मिलजुल कर अपने भारी कर्तव्य को सच्चाई के साथ पूरा करेंगे, अपने हिंदुस्तानी राज में मेल और अमन चैन बनाए रखने के विश्वास का काम आप लोगों को ही सुपुर्द करती है। हे वॉलेंटियर सिपाही, देखिए क्योंकि सेना और उन सारे लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, तो सबसे पहले उनकी प्रशंसा, उनको बड़ा बताना बहुत जरूरी है। तो बता रहे कि हे वॉलेंटियर सिपाहियों, आप लोगों की राजभक्तिपूर्ण और सफल यत्न जो इस विषय में हुए हैं, यदि प्रयोजन पड़े तो आप सरकार की नियत सेना के साथ मिलकर सहायता करें, इस शुभ अवसर पर हृदय से धन्यवाद पाने के योग्य है। इस देश के सरदार और रईस लोग, अब जो राजा महाराजा थे उनको भी तो कुछ करना था इनको ना, जिनकी राजभक्ति इस राजा के बल को पुष्ट करने वाली, क्योंकि राजभक्त हैं, अंग्रेजों के भक्त हैं, तो हमारे साम्राज्य को मजबूत कर रहा है, तो उनके प्रति भी हम आभार प्रकट करते हैं कि आपने हमारी अधीनता स्वीकार की, हमारे साम्राज्य की महत्ता को माना और आपने उन सारी वफादारी के साथ, क्योंकि उन्होंने कहा ना कि यहाँ के जितने भी सामंत राजा थे उन्होंने तो ब्रिटिश हुकूमत की अधीनता स्वीकार की थी ना भाई, राजभक्ति करना ही था उनको, क्योंकि राजभक्ति नहीं करेंगे तो उनका ऐश आराम सब खत्म हो जाएगा, तो इसलिए उनके प्रति भी वो आभार प्रकट कर रहा है। इस राज के बल को पुष्ट करने वाली है और जिनकी उन्नति इसके प्रताप के कारण है, श्रीमती महारानी आपको विश्वास करके धन्यवाद देती है कि यदि इस राज के लाभों में कोई विघ्न डाले या उन्हें किसी तरह का भय हो तो आप लोग उनकी रक्षा के लिए तैयार हो जाएंगे। वही वाली बात कि आपको वफादारी निभानी है अगर कोई संकट आता है। इसलिए आपको पता होगा कि जब बाद में वर्ल्ड वार होता है 1914 में और सेकंड वर्ल्ड वार, तो तमाम भारत के राजा महाराजा उसमें कंट्रीब्यूशन करते हैं, हिंदुस्तानी लोग उसमें जाते हैं अंग्रेजों की तरफ से लड़ने के लिए। तो वफादारी की शुरुआत उस समय ही इन लोगों ने कर दी थी। मैं श्रीमती की ओर से और उनके नाम से दिल्ली आने के लिए आप लोगों का जी से स्वागत करता और इस बड़े अवसर पर आप लोगों के इकट्ठे होने को इंग्लिस्तान के सिंहासन की ओर आप लोगों की उस राजभक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण गिनता हूँ, जो श्रीमान प्रिंस ऑफ वेल्स के इस देश में आने के समय आप लोगों ने दृढ़ रीति पर प्रकट की थी। श्रीमती महारानी आपके स्वार्थ को अपना स्वार्थ समझती है और अंग्रेजी राज के साथ उसके कर देने वाले और स्नेही राजा लोगों का भी शुभ संयोग से संबंध है। उस उसके विश्वास को दृढ़ करने और उसके मेल जोल को अचल करने ही के अभिप्राय से श्रीमती ने अनुग्रह करके वह राजसी पदवी ली, जिसे आज हम लोग प्रसिद्ध करते हैं। हे हिंदुस्तान की राजेश्वरी की देशी प्रजा लोग, इस राज की वर्तमान दशा और उसके नित्य के लाभ के लिए आवश्यक है कि उनके प्रबंध को जांचने और सुधारने का मुख्य अधिकार ऐसे अंग्रेजी अफसरों को सुपुर्द किया जाए जिन्होंने राजकाज के उन तत्वों को भली भांति सीखा। लिखा कि सारा कुछ पावर अंग्रेजों ने अपने पास रखा, मुख्य पावर, और वो कह रहे हैं कि इस देश को और भी आगे बढ़ाने के लिए हम सारा पावर अपने पास अपने लोगों को देंगे जो इसको बेहतर करते आए, जिनका बर्ताव राज राजेश्वरी के अधिकार स्थिर करने के लिए आवश्यक है। इन्हीं राजनीति जानने वाले लोगों के उत्तम प्रयत्नों से हिंदुस्तान सभ्यता में दिन दिन बढ़ता जाता है और यही उसके राज संबंधी महत्व का हेतु तथा नित्य बढ़ने वाली शक्ति का गुण कारण है। इन्हीं लोगों के द्वारा पश्चिम देश शिल्प सभ्य और विज्ञान, जिनके कारण आज दिन यूरोप लड़ाई और मेल दोनों में सबसे बढ़ चढ़कर है, बहुत दिनों तक पूरब के देशों में यहाँ वालों के उपकार के लिए प्रचलित रहेगा। और कहा ना कि यूरोप हर तरह से आगे है, तो हम भी मतलब आपकी भलाई के लिए सब कुछ कर रहे हैं, इसलिए हमें सब कुछ करना चाहते हैं। परंतु हे हिंदुस्तानी लोग, आप चाहे जिस जाति या मत के हुए, निश्चय रखिए कि आप इस देश के प्रबंध में योग्यता अनुसार अंग्रेजों का साथ भलीभांति काम करने योग्य हो। क्या कह रहा है कि आप जिस भी जाति वर्ग से बिलोंग करते हो, लेकिन आप हमारे साथ काम कर सकते हैं, लेकिन मुख्य काम करने वाले हम ही लोग रहेंगे। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। और ऐसा होना पूरा न्याय भी है। और कह रहे हैं कि वो खुद ही बता रहा है कि यही हमारा न्याय है कि आप हमारे साथ काम करने के लायक हैं।
इंग्लिस्तान तथा हिंदुस्तान के बड़े राजनीति जानने वाले लोग और महारानी की राजसी पार्लियामेंट व्यवस्थापक ने बार बार इस बात को स्वीकार भी किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इस बात को अपने सम्मान और राजनीति के सब अभिप्रायों के लिए अनुकूल होने के कारण माना है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन वर्षों में हिंदुस्तानियों की कारगुजारी के ढंग में मुख्यतः बड़े बड़े अधिकारियों के काम में पूरी उन्नति संतोष देकर संतोष प्रकट करती है। इस बड़े राज्य का प्रबंध जिन लोगों के हाथ में सौंपा गया है उनमें केवल बुद्धि ही के बल ही के प्रबल होने की आवश्यकता नहीं, वरन उत्तम आचरण और सामाजिक योग्यता की भी वैसी ही आवश्यकता है। इसलिए जो लोग कुल पद और परंपरा के अधिकार के कारण आप लोगों में स्वाभाविक ही उत्तम है, उन्हें अपने को और अपने संतान को केवल उस शिक्षा के द्वारा योग्य करना आवश्यक है जिससे कि वे श्रीमती महारानी राज राजेश्वरी की गवर्नमेंट की राजनीति के तत्वों को समझे और काम में ला सके, इस रीति से उन पदों के योग्य हों जिनके द्वार उनके लिए खुले हैं। राजभक्ति, धर्म, अपक्षपात, सत्य और साहस देश संबंधी मुख्य धर्म है, उनका सहज रीति पर बर्ताव करना आप लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। सब श्रीमती की गवर्नमेंट राज के प्रबंध में आप लोगों की सहायता बड़े आनंद से अंगीकार करेगी, क्योंकि पृथ्वी के जिन जिन भागों में सरकार का राज है वहां गवर्नमेंट अपनी सेना के बल पर उतना भरोसा नहीं करती जितना कि अपनी संतुष्टि और एक जी प्रजा की सहायता पर, जो अपने राजा के वर्तमान रहने में ही अपना नित्य मंगल समझकर सिंहासन के चारों और जी से सहायता करने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। मैंने कहा ना, ये सिर्फ अब क्योंकि सेना के बल पर तो जीत चुके हैं, तो अब जनता को खुश करना है। इसलिए वो बता रहे कि जहां जहां भी हमारा साम्राज्य है वहां पर हमने जनता का विश्वास जीता और जनता हमें स्वीकार कर रही है, इसलिए हम शासन कर पा रहे हैं। सिर्फ सेना के बल पर हमने सब कुछ अर्जित नहीं किया है। श्रीमती महारानी निर्बल राज्यों को जीतने या आसपास की रियासतों को मिला लेने से हिंदुस्तान के राज की उन्नति नहीं समझती, वरन इस बात में कि इस कोमल और न्यायुक्त राज्य शासन को निरुपद्रव बनाकर चलाने में हो उनका स्नेह और कर्तव्य केवल अपने ही राज में नहीं है, वरन श्रीमती शुद्ध चित्त से यह भी इच्छा रखती है कि राजा लोग इस बड़े राज की सीमा पर है और महारानी के प्रताप की छाया में रहकर बहुत दिनों से स्वाधीनता का सुख भोगते आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि महारानी के अंडर में इसलिए स्वाधीन है, अगर महारानी के अंडर में नहीं होते तो दूसरे लोग आक्रमण कर चुके होते और अभी तक आपस में लड़ लड़ के मर ही चुके होते, जो कि मध्यकाल में लड़ ही रहे थे सब लोग। तो उस तथ्य को भी बता रहे हैं कि आप या जो कुछ हमारे पास है उस लिहाज से कि किस तरह से महारानी का अंडर या महारानी के शासन में होने के कारण भी आप पूरी तरह से अमन चैन का आनंद ले रहे हैं। उनसे निष्कपट भाव और मित्रता को दृढ़ रखें, परंतु यदि इस राज के अमन चैन में किसी प्रकार के बाहरी उपद्रव की शंका हो तो श्रीमती हिंदुस्तान की राज राजेश्वरी अपने पौतृक राज की रक्षा करना खूब जानती है। अगर ऐसा कुछ होता है फिर भी तो भी उसको पता है कि कैसे अपने साम्राज्य को बचाना है, पैतृक राज को बचाना उसकी अच्छी तरह से पता है। यदि कोई विदेशी शत्रु हिंदुस्तान के इस महा राज्य पर चढ़ाई करे तो मानो उसने पूर्व के सब राजाओं से शत्रुता की और उस दिशा में श्रीमती को अपने राज के अपार बल, अपने स्नेही और कर देने वाले राजाओं की वीरता, राजभक्ति, अपनी प्रजा के स्नेह और शुभ चिंतन के कारण इस बात की भरपूर शक्ति है कि उसे परास्त करके दंड दे। कह रहे कि अगर फिर भी कोई हमारे पर आक्रमण करता है तो यह आक्रमण आप सबके ऊपर माना जाएगा और आप सब मिलकर के उसको लड़ेंगे। इस बात को भी ध्यान रखना है। इसलिए वो ने कहा कि राजभक्ति की बात बार बार यहाँ के तमाम राजा महाराजाओं को याद दिला रहे थे कि राजभक्ति आपको पूरी तरह से निभानी है और इस राजभक्ति के कारण ही आप यहाँ जमे हुए हैं, नहीं तो उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। इसलिए वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो भी मैं हम उसको कैसे दंड दे सकते हैं, इसका हमें पूरी तरह से एहसास है। इस अवसर पर उन पूर्व के राजाओं के प्रतिनिधियों का वर्तमान होना जिन्होंने दूर दूर देशों में श्रीमती को इस शुभ शुभारंभ के लिए बधाई दी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेल के अभिप्राय और आसपास के राजाओं के साथ उसके मित्र भाव का स्पष्ट प्रमाण है। मैं चाहता हूँ कि श्रीमती की हिंदुस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से श्रीयुक्त खान किलात और उन राजदूतों को इस अवसर पर श्रीमती के स्नेही राजाओं के प्रतिनिधि होकर दूर दूर से अंग्रेजी राज्य में आए हैं और अपने प्रतिष्ठित पाहुने पर श्रीयुक्त गवर्नर जनरल गोवा और बाहरी काउंसिलों का स्वागत करूं। हे हिंदुस्तान के रईस और प्रजा लोग, मैं आनंद के साथ आप लोगों को यह कृपा पूर्वक संदेशा जो श्रीमती महारानी और आप लोगों की राज राजेश्वरी ने आप लोगों को अपनी राष्ट्रीय और राजेश्वरी नाम से भेजा सुनाता हूँ, जो वाक्य श्रीमती के यहाँ से आज सवेरे तार के द्वारा मेरे पास पहुंचे हैं। वे हम विक्टोरिया ईश्वर की कृपा से संयुक्त राज्य
ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की महारानी हिंदुस्तान की राजराजेश्वरी अपने वायसराय द्वारा अपने सब राजकाज संबंधी और सेना संबंधी अधिकारियों, रईसों और सरदारों और प्रजा को इस समय दिल्ली में इकट्ठे हैं अपना राजसी और राजराजेश्वरी आशीर्वाद भेजते हैं। ऐसा महारानी संदेश तार के द्वारा भेजती है उस समय। वो खुद नहीं आई थी, मतलब वहां से भेजा था उन्होंने। शायद महारानी 1901 में आई थी और 1911 में आई थी। और इस भारी कृपा और पूर्ण स्नेह का विश्वास कराते हैं जो हम अपने हिंदुस्तान के महाराज की प्रजा की ओर रखते हैं। हमको देखकर जी में प्रसन्नता हो कि हमारे प्यारे पुत्र इन लोगों ने कैसा आदर सत्कार किया और अपने कुल तथा सिंहासन की ओर से उनकी राजभक्ति और स्नेह के इस प्रमाण से हमारे जी पर बहुत असर हुआ। हमें भरोसा है कि इस शुभ अवसर का यह फल होगा कि हमारे और हमारी प्रजा के बीच स्नेह और दृढ़ होगा और इस सब छोटे बड़े को इस बात का निश्चय हो जाएगा कि हमारे राज्य में उन लोगों को स्वतंत्रता, धर्म और न्याय प्राप्त है। हमारे राज का अभिप्राय सदा यही है कि उनके सुख की वृद्धि, सौभाग्य की अधिकता और कल्याण की उन्नति होती रहे। मुझे विश्वास है कि आप लोग इन कृपामय वाक्यों की गुण ग्राहकता करेंगे। ईश्वर विक्टोरिया संयुक्त राज्य की महारानी और हिंदुस्तान की राजराजेश्वरी की रक्षा करें। इस एड्रेस के समाप्त होते ही नेशनल एंथम का बाजा बजने लगा और सेना ने 3 बार हुर हुर शब्द की आनंद ध्वनि की। दरबार के लोगों ने भी परम उत्साह की ओर होकर हुर हुर शब्द और हथेलियों की आनंद ध्वनि करके अपने जी का उमंग प्रकट किया। महाराज सिंधिया निजाम की ओर से सर सालारगंज राजपुताना के महाराजा की तरफ से महाराज जयपुर, बेगम भोपाल, महाराज कश्मीर और दूसरे सरदारों ने खड़े होकर एक दूसरे को बधाई दी और अपनी राजभक्ति प्रकट की। इसके अनंतर श्रीयुत वायसराय ने आज्ञा दी कि दरबार हो चुका है और अपनी 4 घोड़ों की गाड़ी पर चढ़कर अपने खेमे की को रवाना हुए। ये भारतेंदु जी का निबंध है। दिल्ली दरबार दर्पण। मतलब किस प्रकार से वायसराय का जलवा था कि उसकी कुर्सी ऊपर थी और हमारे जो तमाम महाराजा जो आज अपने आप को बहुत बड़ा राष्ट्रभक्त और देशभक्ति की बातें करते हैं, उनकी क्या वास्तविकता थी उसको इस दरबार के माध्यम से आप खुद ही समझ सकते हैं। हमें कोई अलग से राय बताने की आवश्यकता नहीं कि उन्होंने किस प्रकार की राजभक्ति की। और जो लोग कहते हैं उस समय की फिर बाद में हिंदुस्तान को आज़ाद करवाने में किनका योगदान था, लेकिन ये भी समझने वाली बात है कि भारत को गुलाम बनाने में किनका योगदान था। तो इतिहास की जब हम यात्रा करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे सूत्र खुलते चलते हैं। तो भारतेंदु जी कहीं न कहीं ये आंखों देखा वर्णन कर रहे हैं दिल्ली दरबार का कि दिल्ली में दरबार लगाने का उद्देश्य यही था 1877 में। आप उस समय की कल्पना कीजिए जब हिंदुस्तान में मतलब नहीं के बराबर लोग पढ़े लिखे थे। जो तमाम राजा महाराजा थे उनके पास भी इतना नॉलेज नहीं था। तभी तो हारे, युद्ध क्यों हारे वो? यूरोप के लोग टेक्नोलॉजी में हर चीज में आगे थे और हमारे लोग सिर्फ राजा महाराजा भक्ति भाव और राजमहलों में रंग महल में नाच रहे थे बस। शादियां करना और यही तो काम था इनके पास में। इनकी तलवारों पर शायद जंग लग चुकी थी और जंग नहीं लगी थी तो भी आपसी अपने ही जो उनके अपने वैमनस्य थे, छोटे छोटे राजाओं के आपसी झगड़े, अपने पारिवारिक झगड़े, अपनी सत्ता के लिए झगड़े, तो उसमें ही फंसे पड़े थे। इनको बड़ी चीजों का एहसास ही नहीं था। तो इस निबंध में भारतेंदु इस तथ्य को बताते हैं कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने सबको अपने अधीन करके अपने प्रति वफादार रहने का एहसास करवाया और दिल्ली दरबार लगाने का कारण यही था कि यहाँ के तमाम सामंतों राजाओं को इस बात का एहसास हो कि तुम्हारे ऊपर कोई है जो तुम्हारी रक्षा कर सकता है, तो तुम्हारे साम्राज्य को समाप्त भी कर सकता है, तबाह भी कर सकता है। अगर तुमने उनके साथ वफादारी नहीं निभाई, राजभक्ति का नियम नहीं पालन किया, तो तुम्हारे साथ फिर कुछ भी हो सकता है। और अगर वफादार रहोगे तो फिर तुम हमेशा हमारे प्रिय रहोगे और ये गुलामी का जो सुख है तुम्हें मिलता रहेगा और तुम अपने साम्राज्य में जो करना है, अपनी सत्ता में सल्तनत में जो करना है जो करो, हमें कोई लेना देना नहीं है। बस हमारे अधीन रहो और हमें टैक्स वैक्स सारा कुछ देते रहो और हमारे दरबार में आकर के सजदा करते रहो। जब भी हम बुलाएंगे हमारे यहाँ के आपको ऐसे झुकना है। तो बस इस आधार पर भी आप पूरा सामंती जो सिस्टम है उसकी शक्ति और उसकी महानता की वास्तविकता को समझ सकते हैं और उस हकीकत के तमाम आयामों को समझ सकते हैं और अंग्रेजी साम्राज्य किस तरह से अपनी सत्ता
वो स्थापित कर रहा था, और उसने कैसे स्थापित किया। उसने कहा कि हमने सिर्फ सेना के बल पर नहीं बल्कि जनता के विश्वास और भरोसे के बल पर इस साम्राज्य को स्थापित किया है। तो आपने मुझे यहाँ तक सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस निबंध को आप सुनेंगे समझेंगे तो आपको इतिहास की उन वास्तविकताओं का पता चलेगा। देखिए साहित्य भी इतिहास किस प्रकार से, ये इतिहास से कम है क्या निबंध। तो साहित्य और इतिहास का तो गहरा अंतर संबंध है। और जो सबाल्टर्न डिस्कोर्स है आजकल जो कि आपके नेट के पाठ्यक्रम में शामिल है, हम आगे बात करेंगे। तो सबाल्टर्न भी ये कहता है कि हर एक विधा अपने आप में इतिहास है। संगीत इतिहास है, चित्रकला इतिहास है, जो लोग की कहानियां वो इतिहास है। तो सिर्फ इतिहास नहीं, इसलिए उन सारी चीजों के आधार पर भी मनुष्य के संघर्ष और मनुष्य के विविध को हमें समझने की आवश्यकता है। अगर हम समझेंगे तो हमें बहुत सारे सूत्र, बहुत सारी चीजें मिलेगी। ठीक है ना। तो आपने मुझे यहाँ तक सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपको शुभकामनाएं। पढ़ते रहिए और यूजीसी नेट हिंदी के लिए हमारे साथ जुड़िए, और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिएगा। कंजूसी नहीं करना है ना। सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। हम आपको अच्छा कंटेंट देंगे, ज़रूर देंगे।